नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने लिख रहे हैं इंग्लिश की बेसिक ग्रामर की क्लासेज, जहाँ से अपने शुरू करेंगे जो बेसिक होगा और बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे, जो कंपटीशन लेवल तक भी आपको कारगर सिद्ध होगा। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और आइए बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। तो अपने देखते हैं पहले सेंटेंस की स्ट्रक्चर। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस यानी ग्रामर का बेस। सेंटेंस स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस हो उसको अगर अपने उठाएं तो उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, यानी उसकी स्ट्रक्चर निश्चित होती है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। जैसे हिंदी में ले उसी प्रकार इंग्लिश में भी एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। जैसे सेंटेंस ले लिया, हिंदी के अंदर राम जाता है, तो इसी को अगर इंग्लिश में लिखे राम इज, यानी सेंस अलग है इसका, राम इज गोइंग टू। इसी प्रकार इंग्लिश में लेते हैं अपने तो उसका भी एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है, यानी पहले क्या आएगा, जैसे ये राम आए इस जगह पे तो इसका क्या नाम होगा, उसके बाद इज, और उसके बाद गोइंग टू मार्केट, यानी ये स्ट्रक्चर है। तो इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, कोई भी सेंटेंस हो, बेसिक सेंटेंस होता है इंग्लिश के अंदर, उसकी स्ट्रक्चर होती है। उसमें सर्वप्रथम आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट या अन्य चीजें भी आ सकती है ऑब्जेक्ट की जगह। यानी सर्वप्रथम तो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आना ही आना है, और उसके बाद आती है वर्ब। तो इसी प्रकार ये सेंटेंस है, तो इसके अंदर देखो पहले ये है तो इसको अपने बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद जो वर्ड आते हैं वो वर्ब है। इस सेंटेंस के अंदर ये दोनों शब्द मिलाकर वर्ब है, वर्ब का काम करें। वर्ब मानी एक्शन वर्ड, जो अपने को एक्शन बताए उसे एक्शन वर्ड बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अन्य अदर थिंग आ सकती है, अदर जो सब्जेक्ट के अंदर वर्ड्स दे रखे हैं वो आते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट ना अगर सीधा दे दिया टू, और टू, फॉर, ऑन, बिफोर, इन, ओवर, बिलो, ये सारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये क्या है? प्रीपोजिशन। यानी मेन सब्जेक्ट के अंदर, सेंटेंस के अंदर पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब होना ही चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। तो उसके बाद अगर वर्ब के बाद कुछ भी है वो उस सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग होता है, तो ये है प्रीपोजिशन इसमें वर्ब के जस्ट बाद। लेकिन जो वर्ब के पहले आता है वो हमेशा ही सब्जेक्ट की भूमिका में होता है। और आगे वाला है जो इस प्रीपोजिशन के बाद आया, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन है ये ऑब्जेक्ट। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्ट ही आता है। तो अब अपने देखते हैं कि इसको जो फर्स्ट टाइम आई, यानी फर्स्ट सेंटेंस में शुरुआत में उसे सब्जेक्ट बोल रहे हैं अपने, और उसके बाद जो आया उसको वर्ब बोल रहे हैं, उसके बाद कुछ अदर वर्ड आए उनको अलग नाम दे दिया। तो अपने ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इन्हीं को अपने सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट कौन सी चीज बन सकती है? यहाँ राम बना है, यानी राम ये क्या है? ये सब्जेक्ट की भूमिका में। और इस सब्जेक्ट को अपने क्या कह सकते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस की भाषा में बोल रहे हैं, ग्रामर की भाषा में बोले। तो सब्जेक्ट बनता है या तो नाउन या प्रोनाउन, यानी या तो नाउन है जो सब्जेक्ट बन सकता है, या क्या बन सकता है? प्रोनाउन। यानी इन दो के अलावा कोई भी वर्ड इंग्लिश का नहीं है जो सब्जेक्ट की जगह आ सके, यानी या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट होता है, वो भी ऑब्जेक्ट केवल और केवल नाउन बन सकता है या तो, और या अगर वहां पे नाउन नहीं है तो वो क्या होगा? प्रोनाउन। यानी या तो नाउन है जो ऑब्जेक्ट बन सकता है, या क्या बन सकता है? प्रोनाउन। यानी अगर ये नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर प्रोनाउन है तो भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। और ये क्या है? मार्केट। यहाँ प्रोनाउन है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे वही होते हैं, तो वो है नहीं, उन्हीं से बनते हैं प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट तो वो है नहीं, तो बच्चा जो किसी का नाम, यानी नाउन को बोलते हैं किसी के नाम को। तो नाउन या प्रोनाउन क्या बन सकते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने को पहचान होगी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दो ही चीजें बन सकती है, एक तो नाउन या प्रोनाउन। अगर वो नाउन है तो प्रोनाउन नहीं है, और प्रोनाउन है तो वो तो पहचान अपने को आगे धीरे धीरे क्लास चलेंगे तब वो हो जाएगी। अब सेकंड आया वो है वर्ब, और वर्ब के दो पार्ट है, इज और गोइंग, दो देर के। यानी ये तो गो के साथ आईएनजी लगने से बनी है, तो इसमें इज ये तो है हेल्पिंग वर्ब, है दोनों ही वर्ब के पार्ट। एच वी का मतलब, एच का मतलब हेल्पिंग और वी का मतलब वर्ब। और ये गोइंग, गो से बना है, ये मेन वर्ब एम वी, यानी मेन वर्ब। तो ये वर्ब के पार्ट है एच वी और एम वी, तो ये इसी वर्ब से बने एच वी और एम वी, यानी इसको अपने वर्ब बोलते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है, और आगे जो आया इसको प्रीपोजिशन और इसको ऑब्जेक्ट बोल दिया, यानी नाउन या प्रोनाउन। तो इनको अपने अलग अलग अंगों में, भागों में काटते हैं। तो ये वाला पार्ट काटा, उसको तो राम बोल दिया, यानी राम कट गया तो ये सब्जेक्ट बोल दिया। और सब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो नाउन है या प्रोनाउन है। आगे जो वर्ब यहाँ तक कटा था उसमें भी दो पार्ट करती है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। आगे वाला पार्ट काट दिया, इसको
प्रीपोजिशन बोल रहे हैं, आगे वाला काट रहे हैं, वो आगे जो बच गया, चाहे नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो, वो वाला यानी ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार अपने ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखी कि पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब, और बाद में अदर थिंग आती है, अदर वर्ड्स आते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है जो फर्स्ट में आए, और सब्जेक्ट कौन बन सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, और आगे वर्ब में दो टाइप की वर्ब, हेल्पिंग और मेन वर्ब, और आगे जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। इस प्रकार आपने देख लिया कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, प्रीपोजिशन आती है, ये सारे स्ट्रक्चर जो पार्ट अपने काटे, जैसे ये वाला पार्ट कर दिया, ये कितने आ सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर, यानी ये पार्ट एक सेंटेंस के अंदर अधिकतम कितने आ सकते हैं, जिस प्रकार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बनाया आपने। तो इसी को पढ़ने के लिए अपने बेसिक ग्रामर यानी बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो अपने सेंटेंस काटा था उसी के पार्ट को, अंगों को देखते हैं कि कितने हो सकते हैं के, और उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब, यहाँ स्पीच का मतलब भाषण नहीं, यहाँ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स, सेंटेंस के अलग अलग पार्ट अधिकतम कितने हो सकते हैं। अधिकतम पार्ट्स हो सकते हैं बच्चों 8, यानी 8 अधिकतम पार्ट है जो 8 हो सकते हैं। हालांकि कई किताबों में 9 दे दिया जाता है, 10 दे दिया जाता है, 11 12 तक भी दिए होते हैं, वो अलग अलग है, लेकिन मेन यही होते हैं, इन्हीं से उन्होंने काट काट कर उनको अलग नाम लिखे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने एक सेंटेंस में, जैसे अपने अभी पार्ट किया था राम, इज, गोइंग, इनका अलग अलग कि ये वाला सब्जेक्ट है और नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, ये वाला वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, आगे अलग अलग पार्ट काटे थे। तो इस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच काटे तो 8 अंग बना सकते हैं, यानी कितना ही बड़ा सेंटेंस हो उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 ही अंग होते हैं, यानी 8 ही पार्ट हो सकते हैं। तो 8 इनमें अपने 3 कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, एक तो क्लोज क्लास, एक होता है ओपन क्लास, एक होता है ओपन क्लोज क्लास या क्लोज ओपन क्लास, ओपन क्लोज क्लास। क्लोज क्लास कौन से होते हैं, क्लोज क्लास वो होते हैं जिनकी संख्या निश्चित, ओपन क्लास वो होते हैं जिनकी संख्या अनलिमिटेड, और ओपन क्लोज वो होते हैं जिनकी संख्या कुछ की तो होती है अनलिमिटेड और कुछ की होती है लिमिटेड, यानी जिनको गिन सकें, निश्चित है कि 100 150 200 50 ही, इनके अलावा नहीं जोड़ सकते, उन्हें क्लोज बोलते हैं। जैसे अपने ले लिया प्रोनाउन, प्रोनाउन वर्ड के अंदर प्रोनाउन कितने होते हैं, अपने वो टेबल पढ़ते हैं तो उसके अंदर 30 35 37, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन भी मिला लें तो 50 या 60 से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये निश्चित हो गए, यानी क्लोज हो गया, लिमिटेड हो गए, ये सारे के सारे क्लोज हो गया, यानी बंद हो गया ये टॉपिक। इसके बाद इसके अलावा होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको नाम सुनते ही बहुत बड़ा टॉपिक लगता है कि यार ये कैसे याद होंगे, लेकिन ये होते हैं लिमिटेड ही, अगर पढ़ने बैठे तो 100 150 से अलावा नहीं होते, इनका यूज अलग अलग होते हैं, यानी ये प्रीपोजिशन 100 या 50 200 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, इसलिए इनको क्लोज क्लास होते हैं, लिमिटेड हो गया, ये टॉपिक क्लोज हो गया। इसके अलावा अगर नए जोड़ने हो तो नहीं जोड़ पाएंगे अपने। इसके अलावा अगला टॉपिक है जैसे कंजंक्शन, कंजंक्शंस, यानी ये भी लिमिटेड है, ये भी 50 60 70 हो सकते हैं, इसके अलावा आगे नहीं हो सकते हैं, लिमिटेड है ये भी, जैसे बट येट स्टिल नेवरदलेस, ये वाले कंजंक्शन बोलते हैं, एंड वाले ये सारे। और इसके अलावा होता है इंटरजेक्शन, इंटरजंक्शन, यानी ब्राउ अलास ओ वो विस्मय अधिवचन, यानी एक्सक्लेमेशन करे उनको इंटरजेक्शन बोलते हैं, ये भी लिमिटेड 50 एक ही होते हैं, यानी लिखने बैठोगे आप तो 50 लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब आते हैं ओपन क्लास में, यानी जो हमेशा नए नए जुड़ते ही जा रहे हैं, जैसे नाउन इसके अंदर आता है। नाउन का मतलब किसी का नाम, संज्ञा, नाम, मेरा नाम, आपका नाम, स्कूल का नाम, बिल्डिंग का नाम, भवन का नाम, सिटी का नाम, ये बहुत सारे नाम। जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके नाम नए नए जुड़ते ही जा रहे हैं, तो इस प्रकार डिक्शनरी बनने के बाद भी और डिक्शनरी लिखी जा सकती है। तो ये वाले सारे के सारे ओपन ही होते हैं। तो ये केवल ओपन में सिर्फ और सिर्फ ओपन क्लास है, ओपन क्लास केवल और केवल नाउन ही होता है, यानी इसमें नाउन जुड़ते ही जा रहे हैं, ये एंड ही नहीं होने वाला टॉपिक है। अब ओपन क्लोज का मतलब कुछ है जो ओपन भी और कुछ उसी के अंदर क्लोज भी है, जैसे वर्ब टॉपिक ले लिया, वर्ब ओपन भी है क्लोज भी है, यानी अनलिमिटेड भी है और लिमिटेड भी है। कैसे, वर्ब 2 प्रकार की होती है, भी अपने देखी थी, एक तो है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है एक तो, और दूसरी होती है मेन वर्ब, दिख रहा होगा उधर,
दूसरी होती है मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसे क्लोज क्लास में माना जाता है, यानी ये क्लोज क्लास होती है। क्यों होती है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के वर्ल्ड में, इंग्लिश के पूरे टॉपिक के अंदर, ग्रामर के अंदर 24 यानी 24 ही हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसे एच भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी भी बोल दिया जाता है, एनालिसिस भी बोला जाता है इनको। तो ये 24 ही होती है और इनको अपने गिनेंगे भी, तो इसलिए क्लोज हो गया, क्योंकि 24 के अलावा आप 25 जोड़ ही नहीं सकते थे, इस प्रकार ये बंद हो गया, टॉपिक क्लोज हो गया। अब मेन वर्ब अनलिमिटेड है, यानी जितनी जोड़ो उतनी कम है, यानी ये है ओपन, यानी अनलिमिटेड है। कैसे? जैसे गेट वर्ब लिख दी, गो वर्ब लिख दी, कम वर्ब लिख दी, आस्क वर्ब लिख दी, कितनी लिख सकते हो, कम्युनिकेट लिख दी, सेंड लिख दी, टॉक लिख दी, इस प्रकार वॉक, स्लीप, वेंट, ये सारी लिख सकते हो, यानी वो मेन वर्ब होती है, यानी इनको ओपन है, ये अनलिमिटेड है, बहुत सारी होती है। अब इसमें चॉइस कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब एक तो होती है बी टाइप की, दूसरी होती है डू टाइप की, थर्ड होती है हैव टाइप की। बी का मतलब इज, आर, एम, ये तो होती है प्रेजेंट की बी वर्ब, और वॉज और वर होती है ये पास्ट की वर्ब, यानी पास्ट टेंस में ये 2 और 3 ये प्रेजेंट में, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये बी की 3 होगी। अब डू होता है, डू के अंदर डू खुद भी होता है और डज और डिड, यानी डू डज प्रेजेंट का और डिड पास्ट का, यानी 3 ये होगी। अब हैव के अंदर हैज और खुद हैव और हेड, यानी हेड, यानी हेज है तो प्रेजेंट की और हेड है पास्ट की। इस प्रकार ये होगी चॉइस 5, 3, 8, 3, 11, यानी 11 होगी। इसे बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी चॉइस में से अभी अपने 11 देख ली। प्राइमरी ऑक्सिलरी या एच भी बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये कितनी है? टोटल 11, यानी प्राइमरी है जिसमें बी वर्ब, डू वर्ब, है वर्ब। आपको सेंटेंस दे दिया जाता है जैसे ही गोइंग, और यहां दे दिया जाता है बी वर्ब। बी का मतलब ये पूछ रहा है, जा रहे हैं वॉज वर्ब में से पूछ रहा है। अगर यहाँ लिख दे हैव ब्रो, हैव का मतलब ये पूछ रहा है हेज है हेड में से ब्रो। अगर यहाँ लिख दे डू ब्रो, तो डू का मतलब यहाँ डू डज डिड में से पूछ रहा है कि ये ब्रो। तो ये यही होती है, ये प्राइमरी बोलते हैं इनको, प्राइमरी क्योंकि ये 11 होती है और बी डू हैव के अंदर आती है। अब अपने देखने हैं इनके अलावा, क्योंकि चॉइस करनी है, तो अब बच्ची जो कितनी 13, इन्हें बोलते हैं मॉडल। मॉडल को आप सेकेंडरी ऑक्सिलरी नहीं बोल सकते, इन्हें मॉडल ही बोला जाता है। ये बच्ची कितनी 13, तो 13 मॉडल होते हैं। तो 13 मॉडल है, 13 मॉडल है। उनमें से देखते हैं कि 13 मॉडल में एक होता है सेल, और सेल का पास्ट टेंस नहीं, पास्ट फॉर्म होती है शुड। एक होता है विल, और विल का पास्ट वुड। एक होता है कैन, कैन का कुड। और होता है मे, और मे का होता है माइट। देख लेता हूं कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको। हाँ दिख रहा है, यानी 4 तो ये जोड़े हो गए। सेल का पास्ट शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। इसमें एल आया तीनों में, देखो सेल वाले में और विल वाले और कैन वाले में। इनको एल को साइलेंट रखना, यानी ऐसे नहीं बोलते आप शुड, वुड, कुड, इसको बोलना है शुड, वुड, कुड, यानी एल साइलेंट रखना। इसके अलावा एक हो गया 9वां हो गया मस्ट, और आगे हो गया ought to, अगला used to, और एक नीड नोट, और एक है डेयर नोट। ये देखो 13 हो गए। सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट 8 हो गए। अब मस्ट एक अकेला है, ought to, used to यानी टू वाले 2 है, और नीड नोट, डेयर नोट यानी नोट वाले भी 2। इस प्रकार ये हो गई सारे 13। तो ये है 13 मॉडल। और प्राइमरी ऑक्सिलरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है 11, और टोटल होगी 24। इस प्रकार ये हेल्पिंग वर्ब होगी 24, निश्चित होगी। इस कारण इसको क्लोज बोलते हैं। और मेन वर्ब जितना चाहो उतनी लिख सकते हो। इस प्रकार ये होगी ओपन के अंदर। अब जो अपने पास बचे वो सारे लिख लिए। देखो प्रोनाउन क्लोज में होता है क्योंकि ये निश्चित होती है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन यानी 4, 5 और 6। अब बचा अपने पास एडवर्ब। तो एडवर्ब को मैं यहां लिख रहा हूं, इनको मिटाकर आप देख लेना क्योंकि आपने एक बार लिख लिया है।